Hi everyone, it's me Anjali Verma, your science and maths educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो विच मीन्स हम लोग ये 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा एमसीक्यू है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो एंड आंसर करो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है, जहां से भी वो क्वेश्चन लिया हुआ है वो ऊपर पे इस तरीके से मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव अ शाइनी मेटल M एंड डिसाइड टू टेस्ट इट्स रिएक्टिविटी विद हॉट वाटर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो मेटल M है ये रिएक्ट करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है दोनों ही केसेस में। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ मेटल M। देखो, अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है विच मीन्स जो भी ये मेटल M है ना, ये हाइड्रोजन से तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर आना चाहिए। तो क्या ये कॉपर हो सकता है? नहीं। क्या ये गोल्ड हो सकता है? नहीं। अब देखो यहाँ पे इट कैन नॉट बी गोल्ड एंड इट कैन नॉट बी कॉपर लिखा है। इसके आगे पढ़ोगे तो दिखेगा बिकॉज इट इज अबव हाइड्रोजन लिखा है। ये तो गलत बात हो गई ना, गोल्ड तो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। ये कॉपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो विच मीन्स हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया एंड इसको हीट करा। क्या चेंज अगर करता है? देखो, ये जो कॉपर होता है ना, ये होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, जैसे ही हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? तो कलर चेंज हुआ कि यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर था, बट अब इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ गई। When hydrogen gas is passed over this heated substance, यानी कि अब इस कॉपर ऑक्साइड के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कॉपर और H2O यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चेंज क्या हुआ? तो वापस से जो ब्लैक कलर था अब रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। ठीक है जी, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस तो हमने दे ही दी है। नाम क्या है इसका? कॉपर ऑक्साइड है। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और कॉपर हो गया, बस और तो कुछ है नहीं। प्रोडक्ट्स क्या है? यहाँ पे पानी हो गया, कॉपर हो गया और इस केस में कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये सारे हमारे PYQs के हैं। जैसे ये 2020 में आ रखा है, ये किसी सैंपल पेपर में था, और ये 2020 और 2024 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, ओके। एक कंपाउंड है A जो कि यूज हो रहा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब इसको पानी में डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है और कंपाउंड B बनता है। तो A और B को आइडेंटिफाई करना है। तो ये A क्या होगा? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जैसे ही इसकी रिएक्शन होती है पानी के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। A और B को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस हमें पता है यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। राइट, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिखी दी है। ठीक है, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 2 यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट्स है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो विच मीन्स ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड को हम सन में एक्सपोज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है ना, कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे हमें नहीं, AgCl को मिल रही है, तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे ये होता है व्हाइट कलर का, जैसे ही सन में एक्सपोज हुआ तो ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन है ड्यू टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद कॉपर को जब हम हीट करते हैं, अभी हमने देखा कि रेडिश ब्राउन टू ब्राउन ये चेंज होता है, और इसका रीजन क्या है? रीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है,
फिर है, हम जब जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसका कलर क्या था, ब्लू, और यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो बना है वो हमारा होता है कलरलेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को हम किस में ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, देखो ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहली बात हमें पता है, क्योंकि यहाँ भी 2 आयंस है, यहाँ भी 2 आयंस है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने कहा कि जस्टिफाई भी करूं, तो जस्टिफिकेशन हमारा क्या होगा कि भैया इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी देखो, तो यहाँ पे देखो लेड आयोडाइड बन जाएगा, इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पे देखो लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी बनता है, तो यहाँ पे हम क्या इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड बता दिया हमने, लेड आयोडाइड है इसका नाम। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिख दी है, और टाइप ऑफ रिएक्शन विद जस्टिफिकेशन हमने दे दिया। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। देखो जो हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, एक्चुअल में उसका फॉर्मूला होता है ये डॉट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये उड़ जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसका कलर क्या था, ग्रीन। जैसे ही आपने इसे स्लाइटली हीट करा तो ये व्हाइट कलर में चेंज हो गया। ठीक है, फर्दर हमें पता है इसको और ज्यादा अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो इसका हो जाता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो 2 ऑब्जर्वेशन पूछे गए हैं ना, तो एक आप बता सकते हो कि कलर चेंज हुआ, पहले ग्रीन था फिर ये व्हाइट हुआ, और फर्दर बिकॉज Fe2O3 यहाँ पे बन गया है तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यहाँ पे ये जो गैस है ना SO2, ये भी इवॉल्व हो रही है, और ये बहुत ही पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है, या फिर चोकिंग स्मेल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है, सॉरी 2 टाइप नहीं, नेम द टाइप। सो टाइप क्या है, सो थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ही दी है, और प्रोडक्ट क्या है, तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ट्राई क्यों आया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हमें ये देखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का गेन होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे देखो Fe2O3 Fe में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन है, यानी कि ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो हाइड्रोजन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी सिंपल। डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है, विच मीन्स वहां पे ऑक्सीजन का गेन भी होगा एंड वहां पे ऑक्सीजन का लॉस भी होगा। जब लॉस होगा तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे, जब गेन होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बताना था, तो इस तरीके से आप बता दोगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक असर्शन एंड रीजन वाला। तो असर्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक होती है? नहीं, ये होती है एक्सोथर्मिक। अब आप कहोगे कि मैम जब जंग लगता है तो आयरन गर्म तो नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ये स्लो प्रोसेस है बट यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक ये नहीं होता है। तो असर्शन हमारा गलत हो गया। रीजन यहाँ पे सही होगा क्योंकि यही 4 ऑप्शंस है। रीजन क्या है, एज द रिएक्शन इज स्लो रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। वही मैंने बताया कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि कोई हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है, सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा डी। ठीक है, चलो सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। इसकी कर्डलिंग को डिले करने के लिए हम एक केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, वो क्या है?
तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले है सोडियम कार्बोनेट। डू यू गाइज रिमेंबर कि जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है ना, जब यहाँ पे 10 पानी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या हम वॉशिंग सोडा को कभी भी खाने की चीज में यूज कर सकते हैं? नहीं, तो ये हो गया गलत। फिर है बेकिंग पाउडर। याद है बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ हमने कहा था कोई माइल्ड एडिबल एसिड भी होगा, जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो उसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है ना, इसीलिए कर्डलिंग को डिले करने के लिए हम इसे भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना, हमें कर्ड में चेंज नहीं होने देना है, विच मीन्स हमें यहाँ पे कोई माइल्ड सा बेस डालना पड़ेगा जो कि एडिबल हो, खाने लायक हो, तभी तो खाने की चीज में डालेंगे ना। तो हम कास्टिक सोडा को भी नहीं डाल सकते भाई, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, हम तो माइल्ड सा बेस लेते हैं ना। तो करेक्ट आंसर होता है बेकिंग सोडा। इसको क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपाउंड है X जो कि जिप्सम से प्रिपेयर हो रहा है, तो ये X क्या होगा? POP होगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, it has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify X and write its chemical formula. तो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया। State the difference in chemical composition between baking soda and baking powder. तो अभी मैंने क्या कहा, जो बेकिंग सोडा होता है वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है इसमें इसके साथ साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड भी होता है, जैसे कि टार्टरिक एसिड। इसीलिए जब भी हम केक्स बनाते हैं ना, तो उस केस में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड की वजह से ये जो बेस की बिटरनेस है ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। याद है हमने पढ़ा था बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू कलर देता है ना, रेड टू ब्लू लिटमस, और बी फॉर बिटर। तो बेसिस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। तो क्योंकि ये बिटर है तो हम केक में तो नहीं चाहेंगे ना कि कड़वा सा स्वाद आए, इसीलिए हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है इसने इस बेस की बिटरनेस को, कड़वाहट को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, चलो अच्छा यहीं पे और क्वेश्चन है एक ऑप्शन वाला। ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन लिखनी है। तो जो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे 5 है तो 5 का मतलब पेंटा होता है, तो पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, जैसे ही इसको हम हीट करेंगे ना, तो ये जो 5 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उड़ जाएंगे। इसका पहले कलर क्या था? ब्लू, बट अब कैसा हो जाएगा? व्हाइट। सेम रिएक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है, चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, या वो खुद हीट होता है कुकिंग के दौरान, तो क्या होता है? तो इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है, और CO2 गैस रिलीज होती है, और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से ही जो स्पॉन्जीनेस है, फ्लफीनेस है, वो आ पाती है खाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में हम लेते हैं ब्राइन, और ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। अब हम जैसे ही इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस कर ले इसको जल्दी से। आई थिंक यहाँ पे दिस वुड बी द बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, 2 सोडियम, 2 क्लोरीन। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है ना, तो यहाँ पे आयंस वगैरह कुछ तो बनेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे ये आयंस बन जाते हैं। फिर क्या होता है? देखो ये इसके साथ चला गया तो ये बन गया। ये क्या है? केटायन है ना, कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ये क्या है? एनायन, तो कहाँ जाएगा? एनोड पे। एनोड में मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। हमें क्या बताना है? इंपॉर्टेंट यूज बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात, NaOH का यूज हम किस में करते हैं? सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। हाइड्रोजन का यूज किस में करते हैं? फ्यूल में कर सकते हैं, अमोनिया बनाने के लिए कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए कर सकते हैं। क्लोरीन का यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, CFCs में यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो बहुत सारे यूजेस हैं, जो भी यूज याद आता है वो लिख दो। ठीक है, चलो हम लेते हैं कुछ क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। दे वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर? अब ये पानी के जो मॉलिक्यूल है आए कहाँ से? तो अभी तो हमने पढ़ा था ना कि भैया ये ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना।
यहाँ पे 7 पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, है ना, एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही हमने हीट करा तो क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड थे वो रिमूव हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहीं से तो आए, ठीक है। उसके बाद क्या कलर चेंज हुआ तो हमने देखा था। अब इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 7 होते हैं भैया, अभी देख लिया हमने। उसके बाद कितने होते हैं हमारे पास, हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है इसका, ठीक है। तो अभी कॉपर सल्फेट का तो जस्ट देखा था और सोडियम कार्बोनेट का भी हमने देख रखा है। यहाँ पे 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज डॉट, ठीक है। चलो, स्टेट हाउ इज पीओपी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। देखो ये जो जिप्सम होता है ना, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, यानी कि यहाँ पे 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ सिर्फ आधा पानी का मॉलिक्यूल ही रहेगा और जो 1.5 मॉलिक्यूल है पानी का वो रिमूव हो जाएगा। फिर हमें 2 यूज भी बताने हैं। तो ये जो हमारे पास पीओपी होता है ना, एक तो हम मेन यूज कहाँ करते हैं, टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसके अलावा टॉयज वगैरह बनाने के लिए या फिर टू मेक द सर्फेसेस स्मूथ भी हम पीओपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसिड एक्स है जो कि टैमरिंड में यानी कि इमली में मौजूद है, कौन सा होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है, हमें पता है, ठीक है जी। एक्स हमें पता चल गया। जब Y के साथ मिक्स करते हैं तो Z मिलता है और Z को जब हम डो में यानी कि आटे में डालते हैं एंड हीट करते हैं तो हम मेनली जो केक्स वगैरह हैं उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, तो पहली बात हम समझ गए ना कि ये Z क्या है, दिस इज बेकिंग पाउडर नॉट सोडा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि भैया बेकिंग पाउडर को ही यूज करते हैं, सोडा को यूज नहीं करते हैं। तो Y क्या होगा, Y मेरे पास बेकिंग सोडा होगा, ठीक है। ओके जी, समझ गए। Y is prepared from common salt and helps in faster cooking। हाँ, ये तो हम पहले ही समझ गए थे। Write the common name of X, Y, Z। तो कॉमन नेम इसका टार्टरिक एसिड है, ठीक है। Y का क्या है, बेकिंग सोडा है। Z का क्या है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और Y का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो NaHCO3, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हाउ इज Y prepared and how does it help in making cake soft and spongy। तो ये Y जो है कैसे बना रहे हैं, तो Y को प्रिपेयर करने की हमारे पास ये रिएक्शन होती है। सोडियम क्लोराइड तो ले ही रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, इसके अलावा पानी है, CO2 है एंड NH3 है। तो यहाँ पे एक तो बनता है हमारा NaHCO3, इसके अलावा बनता है NH4Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है एंड ये कैसे हेल्प करता है केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में, तो यहाँ पे CO2 गैस जो है रिलीज होती है ना। तो CO2 गैस की वजह से ही जो केक है वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो पाता है। उसके बाद इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद सूटेबल केमिकल इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे दिखा दी है ना। उसके बाद राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन Y यूज्ड एज एन एंटासिड। तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री लैब सेशन स्टूडेंट्स आर टास्क्ड विद एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड एज A, B एंड C, ठीक है। पीएच मीटर गिवन है एंड सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो कि है मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस पेपर। आफ्टर मेजरिंग द पीएच ऑफ ईच सोल्यूशन दे रिकॉर्ड द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मेंशन्ड है। आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज सोल्यूशंस विल टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड। देखो, मिथाइल ऑरेंज को रेड सिर्फ एक एसिड ही कर सकता है और एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम। किसका दिख रहा है, A का, तो विच मीन्स A वाला सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। विच ऑफ दीज सोल्यूशंस इज मोस्ट लाइकली टू रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2। तो हमें पता है एसिड ही तो जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट पानी और CO2 बनाता है, तो विच मीन्स ये भी एसिड है यानी कि A सोल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ दीज सोल्यूशंस कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि एक बेस होना चाहिए और बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा C सोल्यूशन होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ना और ये 3 नंबर का है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो द सॉल्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये बता रहे हैं किस तरीके से जो सॉल्ट्स है वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। जब हम जो हमारा सी वाटर होता है उसको इवेपोरेट कर रहे हैं तो ये सारे सॉल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जो सॉल्ट मिला है वो ये है और जितने भी सॉल्ट्स यहाँ पे गिवन है उनका कितना हमें पोर्शन मिल रहा है वो भी गिवन है। आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम हमें जो हम सॉल्ट खाते हैं टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वही मिलता है, तो ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन्ड है। अब क्वेश्चन क्या है, which compound in the table reacts with acid to release कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड के साथ जस्ट अभी पढ़ा था ना, कोई मेटल कार्बोनेट जो है रिएक्ट करना चाहिए तभी CO2 गैस रिलीज होगी, तो कार्बोनेट कौन सा है, C वाला, तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है।
तो देखो, जब हमारे पास 45 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्ट है ना, तो उसमें मुझे मैग्नीशियम सल्फेट कितना मिल रहा है, 6 ग्राम। अगर 1 ग्राम मुझे टोटल जो सॉल्ट मिल रहा है वो मिल रहा होता, तो उसमें 6/45 ग्राम क्या होता, MgSO4 होता। यूनिटरी मेथड बेसिकली हम लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 135 ग्राम में कितना हमारे पास MgSO4 होगा। तो क्या करेंगे, 6/45 इंटू 135, तो 45 इंटू 3 होता है, तो यानी कि 18 ग्राम आ गया। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अभी बताया था क्या कहते हैं इसको, हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH ऑफ एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। किससे मिलके बना है, NaOH और HCl। तो ये मेरे पास क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH सबसे कम होना चाहिए, तो pH कितना होना चाहिए, 1 to 3 के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। असर्शन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। बिल्कुल सही भैया, हमने डिस्कस करा था। रीजन क्या है, NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बिल्कुल, ये भी डिस्कस करा था। और रीजन असर्शन को सही तरीके से भी तो एक्सप्लेन कर रहा है ना। हम इसको एंटासिड में क्यों यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं ना इस चीज को हम, ताकि हमारी एसिडिटी सही हो। तो खाने की चीज तो हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो माइल्ड हो, है ना। ऐसा ही बेस यूज कर सकते हैं ना जो माइल्ड हो। स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं हम बिल्कुल ले लेंगे, है ना, उससे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइल्ड सा बेस लेते हैं, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, एंड इट इज अ बेसिक सॉल्ट। तो इसीलिए हम एंटासिड में यूज करते हैं। तो यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। The table shown below gives information about 4 substances A, B, C, D. इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है। देखो, जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसका बहुत कम है, तो A तो नहीं होगा। ठीक है, B ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सही है। सॉलिड में पुअर कंडक्टिविटी है, यस बिल्कुल सही। और लिक्विड में अच्छी कंडक्टिविटी है, तो बिल्कुल सही। यानी कि B तो मेरे पास आयनिक कंपाउंड है। फिर देखो, C में भी सेम चीज है, सही है, तो C भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा। डी देखो, डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है वो पुअर है। ऐसा तो कोई आयनिक कंपाउंड में हो ही नहीं सकता है। सिर्फ सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, एक्वस या मोल्टन स्टेट में तो वो करता ही करता है ना। तो विच मीन्स बी और सी यहाँ पे हमारे आयनिक सोल्यूशन हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, चलो A teacher asks her students to identify a metal M। ठीक है, तो ये हिंट्स यहाँ पे कुछ दे रखी है उन्होंने कि ये इसका जो ऑक्साइड है वो HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक में एल्यूमिनियम भी आता है, जिंक भी आता है, लेड भी आता है ना। फिर ये हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट स्टीम के साथ करता है ना। तो हमारे एल्यूमिनियम भी आ जाते हैं यहाँ पे, जिंक भी आ जाते हैं। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ओर। तो विच मीन्स इस केस में तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्योंकि ये ही हमारी टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। ये तो मिडिल में आ जाता है ना, जिंक। तो विच मीन्स हमारा आंसर क्या है, एल्यूमिनियम। तो हमने मेटल एम को आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया है। फिर हमें रिएक्शन लिखनी है फॉर इट्स रिएक्शन विद बोथ। ठीक है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है ना, Al2O3 प्लस HCl। तो यहाँ पे AlCl3 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जरा बैलेंस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये 6 हो गए हमारे पास, एंड दिस इज 2। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर हमारी रिएक्शन होनी है किसके साथ, NaOH के साथ। ओके जी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो NaAlO2 बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको हम कहते हैं, और यहाँ पे पानी बनता है। तो यहाँ पे देखो 2 एल्यूमिनियम है, 2 लिख दिया, 2 सोडियम हो गए हैं। ठीक है, 3 4 5, तो ये 4 5। ठीक है, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो ये 2 रिएक्शंस हमको लिखनी थी। What would happen if the metal is reacted with iron oxide? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शंस को हम कहते हैं। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन आप आयरन ऑक्साइड के साथ कराओगे तो एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। बैलेंस इसको हम कर लेते हैं। सो दिस इज द सिंपल बैलेंसिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक मेटल ए है जो कि वॉयलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और जो गैस इवॉल्व होती है वो फायर कैच कर जाती है, यानी कि ये या तो सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा। दूसरा जो बी है, व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो ये मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली कैल्शियम होगा। ठीक है,
जो मेटल सी है इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना। तो ये जिंक भी हो सकता है, हमारे पास आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मेटल डी जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि डी मेरे पास कॉपर भी हो सकता है ना, मेरे पास लेड भी हो सकता है, मेरे पास सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटल्स आइडेंटिफाई करने हैं तो हमने कर लिए हैं, बता देंगे हम लोग। ठीक है, When two compounds, namely सोडियम क्लोराइड और जो कैल्शियम क्लोराइड है, उसको हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो ये फ्लेम को जो है शो करते हैं। ठीक है, कुछ कलर्स ये फ्लेम में इम्पार्ट करते हैं। तो क्या फ्लेम का कलर होगा सोडियम क्लोराइड के केस में और कैल्शियम क्लोराइड के केस में? तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के केस में हमें येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है और कैल्शियम क्लोराइड के केस में थोड़ा रेडिश सा कलर देखने को मिलता है, जिसको हम ब्रिक रेड भी कहते हैं। तो ब्रिक रेड कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आर दीज कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि देखो NaCl है और CaCl2 है, दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है ना। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें डिसॉल्व करते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, उसमें ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जस्टिफाई क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर में ये आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होती हैं। समझ में आ गया? चलो ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को के जो ऑक्साइड्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव मेटल में रिड्यूस क्यों नहीं कर पाता है? जैसे कि देखो, हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी है ना कि भैया कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर दे रहा है, तो जिंक को कर दे रहा है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या दुश्मनी है? तो दुश्मनी कुछ नहीं है, बस ये रिएक्टिव थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को जिंक में चेंज कर पा रहा है क्योंकि ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बेसिकली कार्बन जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तभी जाके जिंक को देखो हटा दिया, खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। या फिर हम इसको अगर रिएक्टिविटी के बेसिस पे नहीं समझे तो हम रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में समझ सकते हैं। जो कार्बन है इसको है ज्यादा प्यार, ठीक है, ज्यादा एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तब जाके इसको रिड्यूस कर पा रहा है। बट जब बात आती है ये ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है पहली बात लेस रिएक्टिव दैन दीज मेटल्स। इसके अलावा इट हैज लेसर एफिनिटी। मैम अभी तो आपने कहा था इसको ज्यादा एफिनिटी है, तो ज्यादा एफिनिटी है एज कंपेयर टू जिंक, बट जब आ जाते हैं ये वाले मेटल्स तो इसको है लेसर एफिनिटी एज कंपेयर टू दीज मेटल्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि भैया इनको ज्यादा एफिनिटी है, एफिनिटी का मतलब प्यार है, लव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन मेटल्स को ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन के साथ, तो ये अलाउ ही नहीं करते हैं कार्बन को कि ये ऑक्सीजन और सोडियम इन दोनों को जुदा कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या लिखोगे कि कार्बन क्यों नहीं रिड्यूस कर पा रहा है, बिकॉज दीज मेटल्स हैव हायर एफिनिटी और लव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो मेटल्स हैं दीज आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स दैन कार्बन। ठीक है, सिंपल है। चलो ये कहाँ पे प्लेस है, तो ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देन हम इनको इनके ओर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो नॉर्मल रिडक्शन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है, कुछ एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल भैया बहुत ही सिंपल है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसका एक्वस सोल्यूशन बिल्कुल नहीं लेंगे, इसका क्या लेंगे बताओ, इसका हम इसको बेसिकली मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हम मोल्टन ओर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे ही इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है ना क्योंकि, तो ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कैटायन, तो कहाँ जाएगा बताओ, कैथोड में, तो कैथोड में ये जाएगा तो हमें कैथोड में सोडियम ऑब्टेन हो जाएगा, सिंपल। और एनोड में क्या जाएगा, तो एनोड में ये जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप प्रॉपर अगर बैलेंस करो तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो बस इतना सिंपल सा यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉय क्या है और एलॉय बनता कैसे है। तो जो एलॉय है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, याद रखना होमोजेनस मिक्सचर है, या तो 2 या 3 मेटल्स का आपस में, या फिर एक मेटल हो सकता है और दूसरा हमारे पास
जो सेकंड वाला है वो नॉन मेटल हो सकता है। तो इनका एक होमोजेनस मिक्सचर हम बना रहे हैं। होमोजेनस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एलॉय यूनिफॉर्म होता है, देख के आप नहीं बता सकते हो कि इसमें 2 या 3 मेटल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। बनता कैसे है? तो जो हमारा प्राइमरी मेटल होता है, प्राइमरी मतलब जो मेन मेटल है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है और निकल भी है, बट प्राइमरी मेटल आयरन है। ये तो बहुत ही चुन्नू अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेटल होता है उसको पहले हम मेल्ट कराते हैं, पिघलाते हैं, फिर जो हमारे बाकी के जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल हैं उनको हम ऐड कराते हैं हायर टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, फिर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, कूल डाउन करते हैं और हमारा एलॉय जो है वो तैयार है, ठीक है। उसके बाद एलॉय बनाने की एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, जब भी एलॉय बनाते हैं ना तो बेटर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंट ये होते हैं, कोरोजन इनमें नहीं होता है बहुत इजीली, जैसे कि आयरन में हो जाता है ना, बट स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील में नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा होती है, ये काफी ज्यादा हार्ड भी हो जाते हैं एज कम्पेयर्ड टू देयर इनिशियल मेटल। मतलब जैसे आयरन था तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बट जैसे ही ये स्टील में चेंज हो जाता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डनेस बढ़ रही है, थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ रही है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। स्टील को हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर आयरन? तो अभी तो डिस्कस करा, क्योंकि जो स्टील है पहली बात उसमें रस्टिंग नहीं होती, ठीक है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है। आयरन बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि ये जो हमारे पास स्टील है काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर। तो सी फॉर कार्बोनेट एंड सी फॉर कैल्सिनेशन, तो यहाँ पे हम करते हैं कैल्सिनेशन। जैसे कि जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर तो ये जिंक ऑक्साइड और CO2 में हो जाता है चेंज या फिर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्दर इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन जैसे ही हम करेंगे तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा जो कि इम्प्योर होता है, तो फर्दर हम इसका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ कॉपर को हम इसके सल्फाइड ओर से कैसे निकालेंगे? तो भैया इसके लिए हम करेंगे रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड ओर है। तो हम सबसे पहले इसको भी अगेन क्या करते हैं, हीट करते हैं, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। यही तो डिफरेंस है ना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो यहाँ पे बन जाता है इसका ऑक्साइड, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो बैलेंस, यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर क्या होगा, फर्दर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा कॉपर, ठीक है। और ये भी क्या है, इम्प्योर है, तो फर्दर इसका मुझे प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी ये तो हो गया। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशंस, जो कि हमने लिख दी है। देन वी हैव टू ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है जी, बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक बीकर ले लेते हैं, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, आप लोग सही से बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। एसिडिफाइड का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है। क्यों डाला है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। लर्न कैसे करेंगे, देखो लोन होता है, यानी कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट में होगा एनोड, ठीक है। और वैसे तो एनॉक्स कैटरेड इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और एनोड लेफ्ट पे आ रहा है। वैसे एज सच कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट में ही बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में राइट में बना है, तो आप बना सकते हो, बिल्कुल सही है, बट जो मैं बना रही हूँ वो भी सही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एनोड। एनोड हम किसको लेते हैं, तो भैया हम इम्प्योर कॉपर को लेते हैं। ये हो गया मेरा कैथोड, कैथोड हम प्योर कॉपर को लेते हैं। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ तो बना ही लिया। एनोड के नीचे कुछ चीजें आ जाती हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड। ये क्या है, बस यहाँ पे ये जो इम्प्योर कॉपर था, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे आके सेटल हो गई हैं, जो कि इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं। जो सॉल्यूबल है वो तो घुल जाएंगी इलेक्ट्रोलाइट में, जो इनसॉल्यूबल है वो नीचे अक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। नेक्स्ट है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है जी। गिव रीजन व्हाई अबव रिएक्शन, इसको हम थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, विच मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए इसको हम थर्माइट कह रहे हैं। थर्मल एनर्जी, थर्मल टर्म आ रहा है ना, थर्माइट, तो विच मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी के रिलीज की वजह से ही इसको थर्माइट रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, तो भैया ऑक्सीडाइज ये हो रहा है और रिड्यूस ये हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस है।
अब रीजन दो कि भैया एल्यूमिनियम का हम प्रेफरेबली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एक बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि भैया इसको बहुत एफिनिटी है, बहुत प्यार है किससे, ऑक्सीजन से। तो मैम सोडियम को भी तो बहुत प्यार था ना, तो सोडियम को क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, क्योंकि भैया वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। अगर सोडियम को यूज कर लोगे जो कि सिर्फ पानी में डाल के या फिर हवा से रिएक्ट करके ही आग फैला देता है, तब तो सोच लो कि क्या होगा, है ना। तो इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल्सो इट इज मोर रिएक्टिव, इसीलिए जो भी लेस रिएक्टिव वाले हमारे मेटल्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक स्टूडेंट ने क्या करा, 4 मेटल्स लिए हैं PQRS और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें गिवन है। सब मेटल्स को नाइफ से हम कट कर पाए एक्सेप्ट R, तो R क्या होगा, तो भैया ये सोडियम हो जाएगा। ठीक है, मेटल P जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है और दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, विच मीन्स ये क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, और P जो है देखो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा बट स्टीम के साथ करा, तो विच मीन्स डेफिनेटली ये मेरे पास एल्यूमिनियम है। Q जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फ्लोट करने लग जा रहा है, तो ये क्या होगा बताओ, मैग्नीशियम होगा ऑब्वियसली, है ना। R तो हमने देख ही लिया था कि भैया सोडियम है और ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। पानी के साथ भैया ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये कॉपर भी हो सकता है ना, लेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर केरोसिन, तो भैया वो तो सोडियम है, और सोडियम कौन सा था, सोडियम R था, तो विच मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा R। फिर है आउट ऑफ गिवन मेटल्स मेटल Q क्या है, देखो मैग्नीशियम है, अभी देखा था, तो विच मीन्स D हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे तो हमने कहा ना एम्फोटेरिक यही तो होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो यानी कि एल्यूमिनियम, और ये कौन सा था हमारा, कौन सा था भैया, P था, तो विच मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा P। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव R होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सोडियम है ना, सोडियम या फिर पोटेशियम ही तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो R यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मुझे इसी में दिख रहा है, तो विच मीन्स B मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की इस वीडियो का एक असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम फ्लोट होने लगता है, बिल्कुल सही, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही फ्लोट होते हैं, क्यों, हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से, बट कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ फ्लोट करता है और जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन देता है। रीजन क्या है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, बिल्कुल, जो सोडियम है जो पोटेशियम है वो वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं, बट कैल्शियम जो है उसकी रिएक्शन लेस वायलेंट होती है ना। बट क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना। ये फ्लोट क्यों करता है, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बबल्स की वजह से, क्या ये रीजन में मेंशन्ड है, नहीं, विच मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के खत्म होते हैं। आई होप यार सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इनकी बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे। तो आई होप हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, टाइम स्टैम्प मेंशन कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।